आप सभी भाइयों एवं बहनों का नमस्कार। मैं विनोद सर वाईसीटी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर आपका सभी का स्वागत है। आप लोग को मैं वर्णमाला इसके पहले मैंने पढ़ाया था जो थ्योरी, और आज मैं इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। जो वर्णमाला में मैंने पढ़ाया था हिंदी वर्णमाला का, उसमें आज मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने हैं उसको आज मैं बताऊंगा। जैसा कि आप लोग को थ्योरी आज मैं 2 क्लास में मैं करा दिया गया था, तो आज उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं उसके आधार पर कराने वाला हूं। आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्णमाला विच्छेद वाला है। आप लोग देखेंगे कि या और वह ये अर्ध में आते हैं। तो आप लोग अगर देखेंगे कि कृपण का हमको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो जैसे आप लोग देखेंगे कि इसमें छा से का और सा से का और सा से छा बना है, और त्रा ता और रा से त्रा बना है, ज्ञा जा और या से ज्ञा बना है, और सा और रा से श्रा बना है। आप लोग को देखेंगे कि इस वर्ण शब्दकोश में हमें कौन सा अक्षर किस पे किसके बाद आता है। हमें ये देखना है कि का के बाद कौन सा अक्षर आएगा, खा के बाद कौन सा अक्षर आएगा, गा के बाद कौन सा अक्षर आएगा, या इस तरीके से ऐसे ऐसे हमारे शब्दकोश में कौन से अक्षर किस के बाद आते हैं। जैसे पहला देखेंगे कि ए वाला सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद अंग आएगा, फिर आ आएगा। इस तरीके से करते करते हमारा ए औ तक लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद तो फिर हम व्यंजन पे जब आते हैं तो का के बाद हमारा क्या आता है, छा आता है, क्योंकि का और सा से ही मिलकर छा बना है। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि जब का और सा से मिलकर छा बना है तो का के ही बाद क्या आता है, छा आता है। हमें यह ध्यान देना होगा कि का के बाद क्या आएगा, छा आएगा, तब उसके बाद ही खा, गा, घा और अंगा आएगा। हमें यह चीजें ध्यान देना है। उसके बाद ही तब का, छा, फिर उसके बाद गा, फिर खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा। हाँ, अब उसके बाद जा के बाद लोग झा कह देते हैं, झा नहीं करना है। अब हमको यहाँ देखना है कि जा और इया से क्या बना है, ज्ञा बना है। तो हमें यह देखना है कि जब जा और इया से जब ज्ञा बना है तो जा के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ए वाला ज्ञा आएगा। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जा के बाद ज्ञा, तब उसके बाद झा, इया, फिर टा, ठा, डा, इसके बाद ए वाला आएगा। अगर डा इस तरीके से रहेगा बूंदी तो इसके बाद ए आएगा, और ढा वाले में इसके बाद ए आएगा, फिर अड़ा रहेगा, फिर ता। उसके बाद देखो ता के बाद था नहीं कहना है, क्योंकि हमें यह ध्यान देना है कि ता के बाद ता और रा से क्या बना है, ता और रा से क्या बना है, त्रा बना है। तो हमें यह ध्यान देना है कि ता के बाद त्रा लिखेंगे, उसके बाद तब उसके बाद फिर आगे हम था, दा, धा, ना, फिर पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा। फिर देखो सा और रा से मिलकर क्या बना, श्रा बना है। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि सा के बाद हमें क्या लिखना है, श्रा, फिर सा हा। हमें इतना ध्यान देना है कि अगर शब्दकोश में जो लिखा जाता है वह वर्ण के बाद, जैसे का के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो हमें यह खा नहीं बताना है, हमको का के बाद छ बताना है, उसके बाद खा बताना है। इसी प्रकार से जा के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो हमें जा के बाद ज्ञा आता है। हमें यह इसको ध्यान देना है। और उसके बाद फिर अगर पूछा गया कि फिर ता के बाद क्या बताना है, हमें ता के बाद त्रा बताना है। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ, इसके बाद फिर सा के बाद कौन सा होगा, श्रा होगा। तो हमें यही ध्यान देना है। तो उसी प्रकार से कृपण में का और री, फिर पा, फिर आ, फिर ड़ा, फिर आ। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा डी वाला। पहले का कौन सा होगा, डी वाला होगा, पहले का डी होगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ और दीर्घ। ओष्ठ में हमारा पावर्ग उ और उ होता है, तो ओष्ठ भी होना चाहिए और दीर्घ भी होना चाहिए। तो मान लीजिए यह
ऊ तो दीर्घ नहीं है, ये लघु है, तो यह ऊ वाला ये दीर्घ है, तो हमें यह देखना है इसमें कौन सा होगा, डी वाला होगा। पा वर्ग में ओष्ठ का अंतर्गत में ऊ और ऊ ये दोनों आते हैं, जैसे पा वर्ग पूरा आता है उसके बाद ऊ आता है और ऊ आता है, तो इसमें हमें ओष्ठ होना चाहिए और दीर्घ स्वर होना चाहिए, ओष्ठ भी होना चाहिए और दीर्घ स्वर होना चाहिए, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा, डी वाला होगा, ना कि ए होगा, ना तो ए वाला सही है, ना तो बी सही है, ना तो सी सही है। हमारा उत्तर इसमें क्या होगा, दूसरे में डी वाला सही होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर मैं तीसरा बताने जा रहा हूं। तो तीसरे में देखिए, ओष्ठ अल्पप्राण घोषवर्ण का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ अल्पप्राण घोषवर्ण का कौन सा उदाहरण है। आप लोग से मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर बताइए, आप लोग बताइए कि ओष्ठ हो और अल्पप्राण भी हो और घोष के अंतर्गत आता हो, तो यह इस तरीके से ओष्ठ और अल्पप्राण और घोष के अंतर्गत हमारा होगा वाह, कौन सा होगा, वाह होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए और क्या है, घोष वर्ण के अंतर्गत आना चाहिए। तो आप लोग जानते होंगे कि अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है, आघोष में पहला और दूसरा होता है, साघोष या घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं। तो आप लोग अगर उस तरीके से देखेंगे इसमें कौन सा होगा, बा वाला होगा, तो बा इसमें क्या होगा, ओष्ठ भी होगा, अल्पप्राण भी होता है, घोष के अंतर्गत आएंगे, तो इसमें क्या सही होगा, बी सही होगा, ना तो ए सही होगा, ना तो सी सही होगा, ना तो डी सही होगा। इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें से तीसरे में बी होगा। उसके बाद फिर चौथा है, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, ये हमें ध्यान देना है कि नहीं पूछ रहा है, क्योंकि कभी कभी हम लोग एग्जाम से हाल में जब बैठते हैं हमें नहीं का ध्यान नहीं उतना आता, क्योंकि हम उसको ध्यान नहीं पर नहीं, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि नहीं पर हाईलाइट कर लेना चाहिए उस समय, क्योंकि हम अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कौन सा तालव्य वर्ण है, अभी तालव्य के दिमाग में आ गया कि हम नहीं देखे नहीं, उसके बाद फिर हम देखेंगे तालव्य में तुरंत देखेंगे, तुरंत लगा के चल देंगे, तो गलत हो जाता। हमें नहीं इसमें पूछा है कि तालव्य वर्ण नहीं है, तो कौन सा है, इसमें देखेंगे कि पहला ए वाला सा है कि बी है, या है कि सी है कि चा है, फिर डी है कि सा है। आप लोग इसमें से बताएंगे चौथे का, तो कौन सा होगा, तालव्य वर्ण नहीं है, क्योंकि सा क्या है, दंती के अंतर्गत आता है, ये सा दंती के अंतर्गत आता है, इसलिए चौथे में तालव्य वर्ण नहीं है, सा वाला ये नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। चा वर्ग में महाप्राण, क्योंकि पूछा मैंने बताया था कि महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, और अल्पप्राण होते हैं पहला और तीसरा और पांचवा। तो आप पूछ रहा है कि चा वर्ग में कितने होते हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको बता देंगे। तो जैसा कि आप लोग से मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पांचवें का आंसर बताइए, पांचवें का आंसर आप लोग बताइए। तो इसमें जब जान रहे हैं कि दूसरा और चौथा होता है, तो दो ही वर्ण ऐसे होंगे कि जो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते होंगे, तो इसलिए ना तो एक है, ना तो चार है, ना तो तीन है, इसलिए पांचवें में कौन सा होगा, पांचवें में यह दो होंगे। महाप्राण कितने आते हैं, दो, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन दो है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां, इनमें से कौन सा वर्ण आघोष महाप्राण है, इनमें से कौन सा वर्ण आघोष महाप्राण है। आघोष महाप्राण, इसमें से हमें बताना है कि आघोष महाप्राण, पहला ए है झा, बी है चा, सी है ता और डी है खा। आप लोग इसमें से बताइए कौन सा उत्तर इसका सही होगा। 6वां आप बताइए, आघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो आप लोग को मैंने बताया था कि महाप्राण में दूसरा और चौथा, और आघोष में पहला दूसरा, घोष में तीसरा चौथा पांचवा। तो हमें ये देखना है कि आघोष में क्या है,
पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये आघोष में, और महाप्राण में दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, क्योंकि इसमें और इसमें, ये दोनों में आघोष में वर्ण का पहला दूसरा और महाप्राण में दूसरा और चौथा होगा। तो हम अगर देखेंगे तो झा में नहीं होगा, आघोष में ये भी नहीं आएगा। आघोष में मान लीजिए कि आघोष में पहला और दूसरा है तो मान लीजिए चाय आ रहा है लेकिन महाप्राण में नहीं आ रहा है। ता में आघोष में आ रहा है लेकिन महाप्राण में नहीं आ रहा, और ये दोनों कंडीशन आघोष और महाप्राण, ये मान लीजिए देखो ये डी वाले खा वाले में दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। ये दोनों वाला इसमें आघोष और महाप्राण ये खा में अप्लाई हो रहा है, ये आघोष भी है और महाप्राण भी है। तो इस प्रकार से यह छठवां क्वेश्चन हो गया है। और सातवां क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि का वर्ग के व्यंजन में कितने होते हैं। तो घोष का वर्ग में घोष व्यंजन की वर्णों की संख्या होती है। तो घोष में का, आघोष में का और खा होता है, और घोष में या साघोष में गा, घा और अंगा में कितने होंगे, 3 होंगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। जैसे आप लोगों को मैंने अभी इसके पहले जो बताया था, जब वर्ण विच्छेद चल रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि संयुक्त अक्षर कौन कौन से अक्षर से कैसे बना था। तो आप लोग को मैंने बताया था कि किस तरीके से संयुक्त व्यंजन है। तो आप लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन में कौन सा उदाहरण कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन में आपको मैंने बता दिया था कि का और सा से कौन बनता है, ता और रा से कौन बनता है, जाय और इया से कौन बनता है, और सा और रा से कौन। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि कौन सा संयुक्त व्यंजन के अंदर कौन कौन से अक्षर से बनते हैं। तो उसमें से आप देखेंगे ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है ज्ञा वाला। कौन सा उदाहरण है, ज्ञा। आप लोग जैसे देख रहे हैं कि आप लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन उदाहरण में कौन सा है, तो ज्ञा होगा। अब उसके बाद फिर हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आप लोग 9वां क्वेश्चन देखिए और बताइए, 9वां क्वेश्चन देखिए और बताइए कि मूर्धन्य भी हो और अल्पप्राण व्यंजन भी हो। मैंने बार बार आप लोगों को वही बता रहा हूं कि अल्पप्राण है, महाप्राण है, घोष है और आघोष है। तो आप लोग उसी में ही आधार पर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग को इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूं, इसके बारे में बताइए कि आप लोग वंदना यादव और दीपक जी और सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका उत्तर बताइए 9 वाले क्वेश्चन का। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। क्योंकि मैं इसके पहले जो 2 क्लासें थ्योरी चलाई थी, उसी क्लास से सभी एक क्वेश्चन वर्णमाला के सभी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि अल्पप्राण भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मूर्धन्य भी होना चाहिए। अल्पप्राण और मूर्धन्य भी होना चाहिए। तो आप लोग जानते होंगे कि मूर्धन्य में और अल्पप्राण में, तो आप लोग जानते होंगे कि मूर्धन्य में किस वर्ण का आता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो टा वर्ग है उस टा वर्ग में सभी मूर्धन्य में आते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि जब टा वर्ग में है और अल्पप्राण भी होना चाहिए। तो अल्पप्राण में आप लोग जानते हैं कि आप लोगों से बताया गया है कि आप उसी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसी सभी वर्ग से आप लोग एक क्रम को, जैसे मैंने बता रहा हूं कि वर्ण का जैसे 5 वर्ण हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अल्पप्राण पहला, तीसरा और 5वां है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो आप लोग को बस इतने ध्यान देना है कि हमें अल्पप्राण को देखना, क्योंकि मैं बार बार इसे बता रहा हूं। तो जिस तरीके से मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को याद हो जाए अच्छी तरीके से। तो जैसा कि आप लोगों को कमेंट मैं देख रहा हूं कि इसका
9 वाले का को आंसर है अभी तक वंदना जी ने मैसेज अभी नहीं किया है, और शुभम सरकार भी हैं, सभी लोग हैं, तो सभी लोग को धन्यवाद है। तो आप लोग इसमें आप बताएंगे कि मूर्धन्य और अल्पप्राण व्यंजन में कौन सा होगा। तो मैंने अभी आपको महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में मैं आपको बता दिया था। तो मूर्धन्य भी होना चाहिए। तो मूर्धन्य में आप लोग जान रहे हैं कि जो टा वर्ग का है उसी में आता है। तो ये किसका क्या होगा, टा ठा डा। तो डा क्योंकि क्या हो, अल्पप्राण होती तीसरा होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया पहला और तीसरा और पांचवा क्या है, या अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डा होगा। कौन सा होगा, डा होगा। फिर उसके बाद इसमें आंसर आप लोगों का सभी मैं चाहता हूं कि जितने भाई और बहनें जुड़े हैं सभी लोग से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट में अपना उत्तर बताते रहिएगा। उसके बाद फिर देख रहे हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां। अब देखिए कि दिया है इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मैंने इसके बारे में बता चुका हूं पिछली क्लासों में कि आपको उच्चारण स्थान में ओष्ठ कौन सा है। तो आप लोगों को यह देखना है कि ओष्ठ में कौन सा आता है। तो आप लोगों को पता होगा कि ओष्ठ में जो पा वर्ग का है सभी क्या है, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था कि आपको ओष्ठ में बताया था कि उ और उ भी होता है और पा वर्ग होता है। तो आप लोग जब देखेंगे तो पा वर्ग में कौन सा है, तो इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कि इस 10 वाले में ओष्ठ में अगर पूछा है तो इसका क्या होगा, पा ही होगा। कौन सा होगा, इसमें पा होगा। यह पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। फिर उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पहले एक बार फिर से समझा दीजिए। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हैं, फिर से लिख दीजिए, फिर उसको देख लेते हैं क्या समझाने की बात है, हम समझा देंगे। तो आप लोग बता दीजिए, उसको फिर से बता दे रहे हैं, फिर से एक बार लिख दीजिए। वो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हैं तो हम उसको समझा देते हैं अगर जो भी होगा। तो इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि पा होगा। उसके बाद फिर आगे चलो देखते हैं। अब देख ली, अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन में मैंने इसको बता चुका हूं कि छा किससे बनता है, त्रा किससे बनता है, ज्ञा किससे बनता है और स्रा किससे बनता है। तो मैं इस चीजों को मैंने बता चुका हूं, इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 11 वाले क्वेश्चन में ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। तो का और सा से ही छा का निर्माण होता है। मैं इसके पहले जब वर्ण वाला जब चल रहा था तो स्वर्ण वाले में तो मैंने इसके शब्दकोश में मैंने इसका बता दिया था, का और सा से बनकर छा बनता है। तो आप लोगों का स्वागत है। तो इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, क्योंकि अब इसमें ज्यादा समय लेने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग इसकी अच्छी तरीके से आप लोग को जानकारी होगी इसमें। अब देखिए कि इसमें पूछा है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि इस 12 वाले क्वेश्चन में मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले इसका आंसर बताएंगे, कि क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि एक आप लोगों को सूत्र मैंने बताया था, ए पी एम डी ओ। आप लोगों को मैंने सूत्र बताया था एक के टी एम डी ओ। यह सूत्र आप लोग जान लीजिए कि क्या हुआ, के से क्या होगा, कंठ होगा, क्योंकि कंठ में ये सभी का वाले वर्ग आ जाएंगे, ये चा वर्ग का आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ता वर्ग का आ जाएगा, टा वर्ग का आ जाएगा, ये ता वर्ग आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पा वर्ग आ जाएगा। तो हमें कौन सा पूछा है, ये छा है, तो चा और छा, तो छा किस वाले में आएगा, आप लोग ही बताइए कि छा ये किस वाले वर्ग में आएगा। चा और उसके बाद कौन सा अक्षर आता है, छा आता है।
तो आप लोग देखेंगे कि यह क्या आएगा, तालब्य में आएगा। कौन से वाले आएगा, तालब्य वाले में आएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोग इसके बारे में जानकारी हो गया है, तब उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग चाहेंगे कि आप लोग इस 13 वाले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो आप सभी दोस्तों से जितने लोग जुड़े हैं, आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 13 को बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। अब आप लोगों के बारे में फिर वही आ गया है, देखिए कि इसमें पूछा है कि मूर्धन्य अल्पप्राण होना चाहिए, फिर आघोष व्यंजन भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि मूर्धन्य भी हो, अल्पप्राण भी हो और आघोष व्यंजन वर्ण के उदाहरण कौन सा है। इसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि मूर्धन्य तो मान लीजिए आप देख ले रहे हैं, उसके बाद लेकिन इसमें ये भी ध्यान देना हमको है कि क्या होना चाहिए, या अल्पप्राण भी हो और आघोष व्यंजन वर्ण के अंतर्गत भी आता हो, तभी वही हमारा यह माना जाएगा। क्योंकि हमें इस 13 वाले क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन सा होगा। तो मूर्धन्य में मैंने बता दिया था, और अल्पप्राण के बारे में और आघोष के बारे में मैंने बता चुका हूं कौन सा अक्षर किस पर आता है। तो हम ज्यादा इसमें समय ना लेकर हम इसका उत्तर बताएंगे कि 13 वाले का आप लोगों का क्या होगा। यह मूर्धन्य भी है और यह अल्पप्राण भी है और यह आघोष व्यंजन है। अब आप लोग देखेंगे कि जब यह टा वाला देखेंगे तो आप मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, टा ठा डा ढा। और यह अल्पप्राण आप लोग देखेंगे कि अल्पप्राण मैंने बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा, और आघोष को मैंने बताया था पहला और दूसरा। तो सभी जितने चीजें मैंने बताया हूं ये सभी चीजें अप्लाई टा में हो रही हैं। तो अब इसके बारे में ज्यादा बताएं जरूरत नहीं है, आप लोग जान ही रहे हैं। फिर हम और आगे बताते हैं, देखते हैं क्वेश्चन अगला। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। अब आप लोग से मैं चाहूंगा कि 14 वाले क्वेश्चन का आप लोग उत्तर बताइए। तो 14 वाले क्वेश्चन का आप लोग को चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि आप लोगों को कहा गया है कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, क्योंकि आप लोग तीनों सा के मैंने बारे में बताया था कि एक सा के बारे में कि एक दंती होता है, एक मूर्धन्य होता है। तो आप लोग सा के बारे में इससे जो आप लोग से मैंने पूछा हूं, क्या 14 क्वेश्चन वाले पर आप लोग का एक तालव्य होता है। तो आप लोग इस 14 वाले क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यह तालव्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तालव्य के। किसके अंतर्गत आता है, ये तालव्य के अंतर्गत आता है। यह तालव्य के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्योंकि आप लोग सब जान रहे हैं तो इसका ज्यादा इसमें समय लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ भी होना चाहिए और तालु भी होना चाहिए। इस 15 वाले क्वेश्चन में आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसका उत्तर बताइए। कंठ हो और उसके बाद क्या हो, तालु हो। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें कंठ में अगर करेंगे तो मान लीजिए आ जाएगा, लेकिन तालु भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तालु भी होना चाहिए। इसमें कंठ भी होना चाहिए और तालु भी होना चाहिए। तो अगर हा करेंगे तो हा में तो कंठ तो हो जाएगा लेकिन तालु नहीं हो रहा है। फिर ए में देखेंगे तो मान लीजिए ए का देखेंगे तो ए आप लोग जानते होंगे कि आ और ई उससे बने होते हैं। तो अब इसमें देखो दोनों अप्लाई हो रहा है, ए में कंठ और तालु दोनों अप्लाई हो रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा, कंठ और तालु क्या होगा, हमारा यही आंसर होगा। ए ए हमारा आंसर होगा, कंठ और तालु में ए में इसमें है। उसके बाद फिर आते हैं
क्वेश्चन नंबर 16 पर इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? कौन सा इसमें से दंत ध्वनि है? हमें ये देखना है कि दंत ध्वनि कौन सा है इसमें से। तो आप लोग जैसा कि मैं चाहूंगा कि 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो दंत ध्वनि के बारे में आप लोग बताएंगे कि से 16 नंबर क्वेश्चन में दंत ध्वनि कौन सा है। तो दंत ध्वनि में कौन सा आएगा? जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि इसका एक सूत्र था KTMDO। तो दंत भी होना चाहिए। तो दंत के लिए आप कौन सा लगाएंगे? जब KTM मैंने बताया था तो मान लीजिए कि दंत कहां जा रहा है? डी कहां जा रहा है? तो डी ता वाले वर्ग पे जा रहा है ना। तो इसका 16 नंबर क्वेश्चन का कौन सा होगा? ता होगा। कौन सा होगा? ता होगा। अगर आपको सूत्र अगर मान लीजिए उस तरीके से नहीं याद हो रहा तो एक वही KTMDO याद कर लीजिए। उस सूत्र से भी आप चाहोगे तो इसका आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। 17 नंबर पर आप लोग बताइए। अभी आप लोग को इसके बारे में मैंने बताया था। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। तो टा टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? तो आप लोग टा वर्ग का आप लोग को किस प्रकार का व्यंजन है आप लोग को बताना है। तो टा वर्ग आप लोग जान रहे हैं कि यह मूर्धन्य है। क्योंकि इसको बार बार फिर वही बात दोहराने से ठीक नहीं है, क्योंकि आपको इसके बारे में मैंने बता चुका हूं कि आप लोग कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ जो भी है इसका सब मैंने बता चुका हूं। तो टा वर्ग क्या होगा? 17 का क्वेश्चन नंबर का मूर्धन्य होगा। टा वर्ग क्या होगा? मूर्धन्य होगा। के बाद फिर आगे देखते हैं 18 नंबर। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है, इस पे ध्यान देंगे कि दिया है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। क्या है? कौन सा उच्चारण स्थान दंत नहीं है। अब इसको हमको ध्यान देना है इस 18 नंबर क्वेश्चन पर कि दंत नहीं है। तो दंत इसमें कौन सा नहीं है? तो आप लोग देखेंगे कि अभी मैं इसके पहले बता के आया हूं। इसमें कोई बताने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यह टा क्या है? दंत नहीं है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19। अब यह पूछ रहा है कि या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? मैंने या, रा, ला, वा किस वर्ग का व्यंजन है। तो आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि सा, 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 हा उसमें कहते हैं। तो या, रा, ला, वा को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। अब आप लोगों का मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आंसर दीजिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन का होगा ए। अब 20 वाला आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग से चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर दीजिए। दंत वत्सर्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यह आप लोगों को यह बताना है कि दंत भी हो, उत्तर्ष भी हो। दंत उत्तर्ष से महाप्राण घोष व्यंजन के वर्ण करके के आता है। तो आप लोग को मैंने यह क्वेश्चन मैं बार बार मैं बता चुका हूं। इसमें आप लोग अगर आंसर देना चाहते हो दे सकते हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जो जुड़े हैं इससे चाहूंगा कि आप लोग आंसर दीजिए। तो आप लोग इस 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो इसका क्या होगा कि दंत और वत्सर्य में इसका आंसर होगा बी वाला, धा वाला। धा जो है हमारा दंत वत्सर्य महाप्राण घोष व्यंजन के वर्णगत के उदाहरण है या। ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य व्यंजन का कौन सा उदाहरण है? इसमें पूछा गया है कि तालव्य व्यंजन का कौन सा, मतलब इस तालव्य का उदाहरण कौन सा है।
तो हमें देखना है किसमें कौन सा तालव्य आएगा। आप लोग 21 वाले में मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएंगे। तभी आप लोगों को मैंने एटीएम टीओ के बारे में बताया था। तो जैसे कि आप तालव्य के बारे में देखेंगे तो जैसे का वर्ग वाला कंठ आता है तो ता वर्ग क्या आएगा, तो चा वर्ग जितने हैं सब तालव्य में आएंगे। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि चा वर्ग किस कहां से इसमें कौन सा अक्षर आ रहे हैं, क्योंकि तालव्य हमको देखना है ना कि किसी और को। तो आप देख रहे हैं कि चा, छा, जा, झा, ये सभी क्या व्यंजन है, ये सब तालव्य के अंतर्गत आते हैं। 21 का कौन सा होगा, डी वाला होगा। 21 का कौन सा होगा, डी होगा। आप सभी से दोस्तों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। YCT ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर। के बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि मैं इसके बारे में थ्योरी में इसके पहले पढ़ा चुका हूं, तो क्वेश्चन आंसर PYQ है। तो आप लोग इस UPSI का जो चल रहा है बैच, इसमें आपका कहीं से क्वेश्चन वर्णमाला से कहीं से जाने वाला नहीं। आप जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब इसी में से फंसेंगे, कहीं से इधर उधर बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जितने वर्णमाला से क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को बनाया गया है। बहुत सटीक और बहुत उत्कृष्ट माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है कि क्वेश्चन के बारे में यदि अगर छात्राएं पढ़ ले रही हैं तो ये क्वेश्चन इस वर्णमाला से कहीं से बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप लोग देखेंगे दंत वत्सर्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। वही आ रहा जो मैं इसके पहले इसको समझाया था, वही चीजें फिर आया कि अल्प प्राण भी होना चाहिए और आघोष का होना चाहिए, इसका उदाहरण होना चाहिए। तो आप लोग से मैं चाहूंगा कि 22 वाले का आंसर दीजिए। और अल्पप्राण और आघोष में अल्पप्राण मैंने बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्पप्राण आता है, और आघोष में पहला और दूसरा वर्ण आता है। इस कंडीशन में आप लोग देखेंगे तो केवल क्या आ रहा है, दंत का भी होना चाहिए ना। तो दंत के अगर बात हो रही है और अल्पप्राण भी होना चाहिए और आघोष भी होना चाहिए, तो इसमें कौन सा आएगा, ता वाला आएगा। तो 22 का ता हुआ, डी वाला सही हुआ। अब आते हैं 23 नंबर पर। अब 23 नंबर पर आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर बताइए। 23 वाले में आप लोग आंसर बताइए। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं। तालव्य भी हो और महाप्राण भी हो और घोष भी हो। गा, चा, छा, चा, टा, इनमें से आप लोग को यह देखना है कि तालव्य भी हो महाप्राण भी हो। तो तालव्य और महाप्राण होना चाहिए। तो महाप्राण में मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा आप देखेंगे तो हो, लेकिन क्या होना चाहिए, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण के कितने इसमें हैं। तो आप लोग अगर देखेंगे तो कोई इसमें आ रहा है, आप लोग बताइए। जैसा कि आप लोग को मैं देख रहा हूं, किसका आप लोग आंसर बताइए, किसमें से कोई आ रहा है तालव्य के अंतर। आप लोग 23 वाले में बताएंगे। इसमें देखेंगे कि तालव्य महाप्राण घोष वर्ण एक भी इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें कोई तालव्य और महाप्राण के अंतर्गत कोई नहीं आ रहे हैं। तालव्य वर्ण जो होते हैं और महाप्राण के अंतर्गत कोई नहीं आ रहा है। इसमें क्या होगा, कोई नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा, जीरो होगा। चलते हैं 24 वाले क्वेश्चन पर। अब 24 वाला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। 24 वाला क्वेश्चन है कि मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। मूर्धन्य भी होना चाहिए और ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का ह्रस्व स्वर, क्योंकि ह्रस्व स्वर में आप लोग जानते होंगे कि छोटा स्वर, जैसे आप लोग देखते होंगे कि ह्रस्व में अब स्वर में देखेंगे तो ह्रस्व स्वर में ई है, तो मान लीजिए री,
री और मूर्धन्य, मूर्धन्य के अंतर्गत री भी आता है और ह्रस्व भी आता है, तो यही हमारा आंसर क्या होगा, री होगा। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर में हमारा कौन सा आंसर होगा, री होगा। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 के बारे में बताएंगे। आप लोग तो मैं देख रहा हूं कि आप लोग आंसर 25 के बारे में दीजिए। तो 25 वाले में आप लोग देखिए कि जो ध्वनियां ना स्वर हैं ना व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं। इसके बारे में आप लोग को मैंने बताया था कि जो ध्वनि ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इसको हम क्या कहते हैं, ना तो वह स्वर में गिना जाता है ना तो वह व्यंजन में गिना जाता है। तो जा इस तरीके से हम इसे क्या कहते हैं, अस्वर या अस्वर व्यंजन या उभय स्वर या अयोगवा। तो आप लोग सो मैं चाहता हूं कि आपका इसका आंसर बताइए। तो जब अगर यह इसमें ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, 25 नंबर में इसे हम क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। फिर आ गया है हमारा, अभी इसके पहले सा के बारे में, क्योंकि यह रिपीटेड हो गया है तो इसलिए यह वाला अभी आप लोग को उच्चारण स्थान मैंने इसके पहले मैंने बता दिया था। तो आप लोग इस 26 के बारे में आप लोग को ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इसको जान रहे होंगे कि यह सह तालु के अंतर्गत आता है, ना तो यह दंत के अंतर्गत है, ना तो मूर्धा ना तो कंठ, ये किसके आता है, तालु के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसके बारे में भी चर्चा हो गई थी। फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। अब आप लोगों को इसमें पूछ रहा है कि 27 वाले में कि इनमें से व्यंजन किसे कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को बताना है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके। क्योंकि जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके, या जो बलाघात हो, या जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित हो। तो आप लोग जानते होंगे कि व्यंजन वह है या व्यंजन किसे कहा जाता है जो हम स्वर के माध्यम से, स्वर की उच्चारण जो होता है स्वर की सहायता से, स्वर वर्णों की सहायता से जो हम उच्चारित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। अब आप लोग देखेंगे कि 28 पर कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ भी होना चाहिए और अल्प प्राण व्यंजन का वर्ण कौन सा उदाहरण है। तो आप लोग देखेंगे कि मैंने बार बार वही बता रहा हूं कि कंठ में अल्प प्राण, महाप्राण। तो पहला मैंने बताया था कि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण का जो अक्षर होते हैं वह महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को कंठ पूछा है और अल्पप्राण पूछा है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि कंठ भी होना चाहिए। आप लोग 28 में देख रहे हैं कि कंठ भी होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा होगा, क्योंकि अल्प प्राण में पहला और तीसरा और पांचवा होता है। तो आप देखेंगे कंठ में काखा गाघा वाले में तो देखेंगे गा ही हमारा होगा। क्या होगा, 28 में कौन सा होगा, पहला ही होगा। क्योंकि ना तो फा है ना तो था है, क्योंकि कंठ में नहीं आते, लेकिन घा कंठ में आता है। लेकिन यह क्या होगा, यह महाप्राण के अंतर्गत है क्योंकि यह चौथा अक्षर है। फिर आगे देखते हैं 29 नंबर पर आप लोग बताइए, इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान उच्चारण स्थल दिया गया है, स्थान मान लीजिए कौन सा है। तो आप लोग चा वर्ग अभी हमने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के बारे में मैंने बहुत बार बता चुका हूं। इसमें ज्यादा आप लोग को झिझकना नहीं इसमें, क्योंकि उत्तर आप लोग बहुत आसानी से इसमें बता देंगे कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आप लोग जान रहे हैं कि चा वर्ग तालु के अंतर्गत आता है। चा वर्ग जो है ये सब किसके अंतर्गत, तालु के अंतर्गत आता है।
क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था कि KTMDO, वो अगर आप सूत्र की तरह याद किए हैं तो उसी में च वर्ग में तालु के अंतर्गत आएगा। फिर आगे चलते हैं। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? आप लोग को देखेंगे कि री मात्रा का उपयोग किसमें इसमें हुआ है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे किसमें री का, तो आप लोग देखते होंगे कि री की मात्रा इस तरीके से लगती है। तो आप लोग देखिए कि इसमें री की मात्रा हुई है, नहीं हुई है। रिपु में, क्रिया में भी नहीं हुआ है, वर्षा में भी नहीं हुआ है, वृष्ट में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। आप लोग से चाहूंगा कि आप लोग बताइए आंसर। तो आप लोग देख रहे हैं कि री की मात्रा का उपयोग केवल वृष्ट में हुआ है। आप लोग जैसा कि आप लोग बताइए कि इस 30 वाले क्वेश्चन में तो आप लोग देखते होंगे कि री की मात्रा अन्य शब्दों में भी होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी कृष्ण, सृजन, ऐसे शब्द होते हैं जो री की मात्रा इस तरीके से उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 वाला आप लोग बताइए कि इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत, इसमें आप लोगों को ये केवल बताना है कि समृद्ध स्वर, क्योंकि हम समृद्ध स्वर और अर्धसमृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर के बारे में मैं इसके पहले जब थ्योरी चल रहा था उसमें आप लोगों को मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ाया हूं। क्योंकि आप लोग इसका आंसर बताइए, हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा से पानी पी लें। तो आप लोग इस 31 वाले क्वेश्चन नंबर का आप लोग बताइए कि कौन सा होगा इसका आंसर। तो आप लोग इसके बारे में मैंने बताया था कि समृद्ध में आप लोग का कौन सा अक्षर आएगा, तो आप लोग को बारे में इसको पता ही होगा। तो समृद्ध में आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ना तो ओ होगा, ना तो औ होगा, ना तो आ होगा, इसका उत्तर होगा ई। समृद्ध स्वर के अंतर्गत ई आता है। क्योंकि इसके बारे में मैंने इसके पहले मैंने इसको पढ़ा चुका हूं, तो ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि समृद्ध में कौन आएगा कौन नहीं। इस तरीके से आप लोगों को। अब उसके बाद फिर देखो क्वेश्चन नंबर 32 वाला है, मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य भी हो, इसमें मूर्धन्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, और आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग देख रहे हैं कि मूर्धन्य और महाप्राण में इस 32 वाले क्वेश्चन नंबर में तो मूर्धन्य में और महाप्राण में और आघोष व्यंजन के वो आना है। हमें अगर महाप्राण भी देखना है तो महाप्राण में जैसे दूसरा और चौथा में देखना है, और इसमें आघोष में पहला और दूसरा देखना है। तो अगर इस तरीके से हम अगर देखेंगे तो मूर्धन्य भी होना चाहिए, इसका देखेंगे तो क्या आएगा या ठा, क्योंकि ये छा भी नहीं होगा, धा भी नहीं होगा और भा भी नहीं होगा। 32 का बी वाला होगा। तो आप लोग इसको अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। फिर आ गया है 33 पर, देखिए तालव्य, महाप्राण, आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण और आघोष व्यंजन के अंतर्गत होना चाहिए। मैं बार बार वही चीजें मैं बता रहा हूं कि आपको महाप्राण, आघोष व्यंजन और तालव्य, तो आप लोग तालव्य के बारे में मैंने तो एक बार अभी सूत्र बताया था, तो बार बार वही बताने की जरूरत है नहीं। तो महाप्राण के भी बारे में भी मैंने बताया था कि महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, और आघोष में पहला और दूसरा वर्ण होता है सभी वर्णों का जो भी है। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे तो आप इस तरीके से तालव्य में अगर देखेंगे तो तालव्य वाले में आप देखेंगे तो तालव्य में चाचा जाझा वाला आता है,
तो चा छा वाले में देखेंगे तो महाप्राण भी होना चाहिए, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा है, तो आप लोग देखेंगे ना तो ठा होगा, ना तो था होगा, ना तो झा होगा, इसका उत्तर होगा छा होगा। 33 का कौन सा होगा? छा वाला, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, या 33 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। आप लोगों का 33 का आंसर बहुत सही, पूर्णिमा गौर ने बहुत सही उत्तर दिया है, धन्यवाद। उन्होंने 33 का बी बताए हैं, बहुत सही। तो जैसा कि पूर्णिमा गौर ने 33 का बी बताया है, बहुत सही, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जितने लोग जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग इसका आंसर आप लोग बताते चलेंगे। और उसके बाद फिर आगे मैं चलता हूं 34वां क्वेश्चन। मैं 34वां क्वेश्चन देख रहा हूं, आप लोग बताइए इसमें कौन सा, क्योंकि जिसके पहले 33 वाले पूर्णिमा गौर ने बी आंसर दिया था, बहुत सही दिए थी। उसके बाद अब देखते हैं कि यह 34 वाले क्वेश्चन पर आप लोग कौन सा बताते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ और ओष्ठ भी होना चाहिए, और उसके बाद दीर्घ वर्ण का अंतर्गत कौन सा आता है, क्योंकि मैंने बताया कि कंठ और ओष्ठ और दीर्घ स्वर का होना चाहिए। तो इसमें पूर्णिमा गौर ने 33 का बी बता रही हैं, पूर्णिमा गौर ने 33 का बी बता रही हैं। 34 का मैं चाहता हूं कि 34 का बताएं कौन सा होगा। तो कंठ ओष्ठ दीर्घ वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग 34 का बताएंगे, तो इसका क्या होगा? कंठ और ओष्ठ का उदाहरण में या कौन सा होगा? ओ और औ आता है, कंठ और ओष्ठ के दीर्घ स्वर के अंतर्गत ओ और औ आता है, तो इसमें ना तो री होगा, ना तो ऊ होगा, ना तो ए होगा, औ होगा। इसमें कौन सा होगा? औ होगा। तो 34 का आप लोगों को मैं देख रहा हूं कि आप लोग से चाहूंगा कि 34 वाले का आंसर बताइए, और उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 35। मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 का बताएंगे। 34 का पूर्णिमा गौर ने, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 35 का आंसर अभी नहीं आया है, तो आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 35 का कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्णमाला का उदाहरण कौन सा है। कंठ तालव्य भी होना चाहिए और दीर्घ स्वर का उदाहरण भी होना चाहिए, या कौन सा होना चाहिए? कंठ तालव्य भी होना चाहिए और दीर्घ स्वर का भी उदाहरण होना चाहिए। तो कंठ तालव्य में आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कंठ से तालव्य में आप लोग जानते होंगे कि ए आप लोग किससे बना है, आप लोग ये जानते हैं? तो क्योंकि ए जो होता है कि हमारा यह ए का निर्माण आप लोग जानते होंगे ई और आ से बना है। तो आप लोग जानते होंगे जब ई और आ से बना है ए, तो इस किस वर्ग में जाता होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कंठ और तालव्य पूछ रहा, तो आ हम जानते हैं कि कंठ में जाता है, और ई क्या जाता है? तालव्य में जाता है। जब ई तालव्य में है और आ कंठ में है, तो हमें इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका उत्तर 35 का कौन सा होगा? डी वाला होगा, ए होगा, क्योंकि जब ए का निर्माण ई और आ से हुआ है तो हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंठ और तालव्य दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं कि 35 में पूर्णिमा गौर ने, नहीं आपने गलत दिया है, बी नहीं होगा, इसका डी होगा। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। आप लोग से चाहेंगे कि आप लोग इस 36 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताइए। आप लोग से निवेदन है कि जितने लोग जुड़े हैं इस YCT ऑफिशियल चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों से हमें
यह पूछना है 36 वाले क्वेश्चन से कि कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होगा। कंठ होना चाहिए, उसके बाद क्या है कि महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण के उदाहरण कौन सा है। आप लोग, कई बार मैंने बता चुका हूं कि कंठ का वर्ण जो होते हैं वो कंठ के अंतर्गत आते हैं, और महाप्राण का मैंने अक्षर बताया था कि उस किसी भी वर्ण हो वो दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होते हैं, और घोष में मैंने बताया था कि तीसरा चौथा पांचवा या घोष के अंतर्गत आता है, और आघोष के में पहला और दूसरा आघोष में आता है। तो आप लोग जब इतना चीज जान रहे हैं तो इसमें हमें कंठ और महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण हेरने में कोई दिक्कत नहीं होगा किसमें से कौन सा सही होगा। तो आप लोग से मैं चाहूंगा कि इस 36 वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 36 का पूर्णिमा गौड़ का डी आया है, कंठ और महाप्राण होना चाहिए, 36 का डी आया है। तो जैसा कि पूर्णिमा गौड़ ने 36 का डी दिया है, उन्होंने सही दिया है, क्योंकि ना तो खा होगा ना तो का होगा ना तो अंगा होगा, क्योंकि अगर कंठ महाप्राण और घोष के अंतर्गत आएगा तो हा होगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 वाला। अब 37 में देख रहे हैं इनमें से कौन सा वर्ण आघोष है। अभी मैंने आघोष, साघोष, महाप्राण, अल्पप्राण बारे में कई बार मैंने चर्चा कर चुका हूं। इसके पहले 2 क्लासें जो चल चुकी है वर्णमाला में, उस थ्योरी में भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हूं। आप लोग कोई भी परीक्षा हो, आप लोग इस तरीके से जो भी वर्णमाला में बताया गया हो, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ण है कि जो आघोष हो। आघोष में मैंने बताया था इस 37 वाले क्वेश्चन में, मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर दीजिए। आघोष में मैंने बताया था, 37 वाले का अभी तक आंसर नहीं आया है। आघोष में मैंने बताया हूं कि पहला और दूसरा कोई भी वर्ण हो, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो मैंने इसमें बताया हूं कि पहला और दूसरा क्या होता है, आघोष होता है। तो आप लोग इसमें से देख लीजिए चारों ऑप्शन में से कि पहला और दूसरा कौन सा पड़ेगा। तो आप लोग अगर देखेंगे तो 37 का कौन सा होगा, 37 में यह चा होगा, ना कि डा होगा, ना तो छा होगा, ना तो जा होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा, चा। हाँ, बहुत पूर्णिमा गौड़ ने 37 का सी बताया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 37 में आघोष चा होगा। अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। अब आप लोग को देखना है कि मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताइए। अल्पप्राण भी हो, घोष व्यंजन वर्ण भी हो। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में कंडीशन पूछ रहा है कि मूर्धन्य भी होना चाहिए और अल्पप्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। तो आप इस तरीके से उस वर्णमाला में इस तरीके से देखेंगे कि हमें मूर्धन्य भी मिलना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए और वह घोष व्यंजन के भी अंतर्गत आना चाहिए। तो आप लोग अगर देखेंगे इसमें से 38 वाले क्वेश्चन नंबर में, तो 38 में अगर देखेंगे इस तरीके से, इसमें कौन सा होगा, ना तो ए होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा, हमारा इसमें आंसर होगा बी वाला, क्योंकि मूर्धन्य और अल्पप्राण और घोष व्यंजन के अंतर्गत हमारा कौन सा आंसर आ रहा है, डा आ रहा है। क्योंकि हमें इसमें 3 कंडीशन है और 3 कंडीशन में इसमें डा आएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कमेंट में पूर्णिमा गौड़ ने 38 का बी दिया है। बहुत सही, पूर्णिमा गौड़ ने बहुत सही आंसर दे रही हैं, सभी लगभग क्वेश्चन का उत्तर सही दे रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस 38 वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन के अंतर्गत का उदाहरण डा होगा। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, ओष्ठ, महाप्राण, घोष व्यंजन का वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ भी हो, महाप्राण हो और घोष व्यंजन का वर्ण का उदाहरण देखना है।
मैं कई बार बता चुका हूं कि एक आप लोगों को मैं एक सूत्र बताया था, KTM DO। तो के से जान रहे हो कंठ हो जाता है, तो आप लोग इस तरीके से KTM DO को याद कर लेते हैं, तो आपको ये जितने कंठ, तालु और दंत, ओष्ठ ये जब हैं ये सब इससे क्लियर हो जाएंगे। मैंने महाप्राण के बारे में मैंने बताया था कि महाप्राण का उसी वर्ग का किसी भी वर्ग हो, चाहे का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग हो, चाहे ता वर्ग हो, चाहे पा वर्ग हो, उसमें दूसरा और चौथा है। और घोष में मैंने बताया है कि घोष घोष हो या साघोष हो, आप उससे घबराएंगे नहीं। घोष और साघोष एक ही होता है, केवल आघोष अलग होता है। तो घोष दे या तो साघोष दे, तो आप लोग वही मानेंगे। अगर साघोष दे दिया तब भी वही होगा, और घोष दे दिया तो भी होगा। तो घोष अगर दिया है तो घोष व्यंजन में मैंने बता रहा हूं कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, यह कंडीशन हमको हेरना है। ओष्ठ भी हो, महाप्राण भी हो और घोष व्यंजन भी हो। तो अगर इसमें हम देखना चाहता हूं कि 39 नंबर में आप लोग कौन सा बताएंगे, ओष्ठ भी हो, महाप्राण भी हो और घोष भी हो। 39 का अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग 39 वाले क्वेश्चन का उत्तर बताइए। 39 वाले क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कौन सा बता रहे हैं? अभी किसी का आंसर नहीं आया है 39 वाले क्वेश्चन का। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, आंसर बताइए आप लोग। तो 39 वाले का क्वेश्चन होगा भा, क्योंकि ना तो वाह होगा, ना तो फा होगा, ना तो ठा होगा, क्योंकि ओष्ठ होना चाहिए और महाप्राण होना चाहिए, और घोष वर्ण के अंतर्गत केवल यही कंडीशन भा वाला ही अप्लाई हो रहा है, और किसी में आप नहीं करके देख सकते। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। अब 40 वाले क्वेश्चन पर मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग इसका आंसर बताइए। वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बी बताया था। और 40 वाले क्वेश्चन पर आप लोग बताइए कि 40 नंबर क्वेश्चन पर मूर्धन्य अल्पप्राण आघोष वर्ण का उदाहरण है। अब इसके पहले आप लोग देख रहे थे कि घोष पूछ रहा था, अब आघोष आ गया, लेकिन उसके पहले महाप्राण पूछ रहा था, अब देखिए अल्पप्राण पूछ रहा है। तो आप लोग को यह ध्यान देना होगा कि मूर्धन्य भी होना चाहिए और अल्पप्राण भी होना चाहिए और आघोष भी होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर मूर्धन्य होगा और अल्पप्राण भी होगा और आघोष भी होगा, तो अल्पप्राण में आप लोग जान रहे हैं कि पहला और तीसरा और पांचवा होता है, और आघोष में पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो अगर इस तरीके से आप लोग कंडीशन देखेंगे, हम देख रहे हैं 40 वाले का आंसर है बी आ रहा है, अमरेंद्र प्रताप सिंह का बी आ रहा है, और एक बी भी बता रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें कौन सा होगा कि मूर्धन्य अल्पप्राण आघोष वर्ण के अंतर्गत 40 का आप लोग ने बी बता रहे हैं, और सही अमरेंद्र प्रताप ने सही बताया, क्योंकि ता ही हमारा मूर्धन्य होगा और अल्पप्राण होगा और आघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप लोग इसको मैंने बताया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 का बी होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। पूर्णिमा गौड़ ने भी 40 का भी बताए हैं, बहुत सही। आप लोग से मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 41 का आप लोग आंसर बताएं। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? व्यंजन ऊष्म है, आप लोग इसमें से बताएंगे कि व्यंजन ऊष्म है। आप लोग को अंतस्थ के बारे में, ऊष्म व्यंजन के बारे में, ये सब चीजें मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में आया था तो मैंने उसमें चर्चा की थी, तो ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोगों को देख लेना कि आप लोग 41 क्वेश्चन में कौन सा आंसर बता रहे हैं। अभी तक 41 में किसी का आंसर नहीं आ रहा है। 41 में बी आ रहा है, पूर्णिमा गौड़ का बी आया है, सचिन यादव का बी आया है, अमरेंद्र का बी आया है। जैसा कि आप लोग बी कर रहे हैं 41 में, तो मैं देख ले रहा हूं कि इस 41 में कौन सा व्यंजन ऊष्म होगा। तो जैसा कि आप लोग ने सही बता रहे हैं कि 41 में ऊष्म में सा ही आएगा, तो आप लोगों का आंसर सही है, क्योंकि पूर्णिमा
और सचिन यादव और अमरेंद्र और सचिन, इन्होंने 41 का बी भी बताया है। तो बहुत सही, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि जो भी यह क्वेश्चन बनाए गए हैं, आपको यूपीएसआई के अलावा भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम, सभी आप लोग देखते होंगे कि हर एग्जाम में आपसे हिंदी के बारे में, हिंदी से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जिस तरीके से रहते हैं, सभी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या उस क्वेश्चन के लिए रामबाण, ये आपके लिए क्वेश्चन साबित होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आप अगर यदि इस तरीके से इस वर्णमाला में जितने क्वेश्चन कराए गए हैं, बहुत ही अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन को छांट छांट कर बनाया गया है। इस क्वेश्चन से कहीं से बाहर से आने वाला नहीं है। आप लोग अगर इस अच्छे तरीके से इसको पढ़ ले रहे हैं, तो आपको इस वर्णमाला से कोई क्वेश्चन बाहर होने वाला नहीं है। तो आप लोग फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए, इसमें दिया है कि घा, गा, डा, धा, ता, इनमें से कितने आघोष व्यंजन है। अब आप लोगों को इसमें से क्या करना है, आघोष देखना है। क्या देखना है, आघोष व्यंजन। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस 42 वाले क्वेश्चन नंबर में आपको क्या बताना है, इसमें से आघोष बताना। तो आघोष के मैंने बारे में बता दिया हूं, बार बार वही रिपीट करना पड़ रहा है कि आघोष में वर्ण का, जैसे का वर्ग हुआ, चा वर्ग हुआ, टा वर्ग हुआ, ता वर्ग हुआ और पा वर्ग हुआ, इसमें से आघोष का पहला और दूसरा वर्ण आघोष के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसमें आप लोग बताएंगे कि कौन सा उत्तर होगा, क्योंकि आघोष में आप लोग जानते होंगे कि पहला और दूसरा और सा ये सब क्या होते हैं, आघोष के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसमें से बताइए कि आघोष कौन सा, कितने वर्ण इसमें आघोष हैं। 42 वाले में क्वेश्चन में बताइए कौन सा होगा। 42 का सी, पूर्णिमा ने 42 का सी दिया है और कभी का आंसर नहीं आया है। तो पूर्णिमा ने 42 का सी दिया है और पूर्णिमा का सही है, क्योंकि दो ही आएंगे इसमें। आघोष के व्यंजन के अंतर्गत केवल कितने आएंगे, दो ही आएंगे, ना तो एक होगा, ना तो चार होगा, ना तो तीन होगा। तो आप लोगों को मैं जैसा कि देख रहा हूं, 42 में सचिन यादव भी ने बता दिया है। इसमें आघोष व्यंजन में दो ही वर्ण होंगे, क्योंकि इसमें के बाद फिर आगे मैं चलता हूं क्वेश्चन में, 43 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43 में है, तालव्य महाप्राण घोषवर्ण का उदाहरण कौन सा है। बार बार आप लोग से वही पूछा जाता, तालव्य, महाप्राण और घोषवर्ण का उदाहरण पूछा जा रहा है। इसमें से मैं चाहूंगा कि 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद मैं देखता हूं। 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए। तालव्य, अमरेंद्र प्रताप सिंह ने 42 का सी बताया था, ठीक है। 43 का बताइए आप लोग से मैं पूछ रहा हूं कि तालव्य महाप्राण घोषवर्ण का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 43, तालव्य भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए और घोषवर्ण का अंतर्गत। 43 का आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा इसका। 43 वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो 43 का पूर्णिमा गौड़ ने सी दिया है, और लोग आप लोग करते रहिए ऑप्शन। पूर्णिमा ने 43 का सी दिया है, तो पूर्णिमा का आंसर सही है, क्योंकि इसमें तालव्य, महाप्राण और घोषवर्ण का उदाहरण झा ही होगा। ना तो घा होगा, ना तो या होगा, ना तो छा होगा। इस प्रकार से 43 का पूर्णिमा ने सी दिया था, उसके बाद अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी सी दिए हैं। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत सही उत्तर दे रहे हैं। अब तक जो भी आप लोग उत्तर दे रहे हैं, लगभग सब सभी सही दे रहे हैं। पूर्णिमा गौड़ का भी सही आ रहा, अमरेंद्र प्रताप सिंह का भी आ रहा, सचिन यादव का भी।
इस प्रकार से 43 का आप लोग देख रहे हैं तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है, तो इसमें छा होगा। फिर उसके बाद फिर चलते हैं, हम देखते हैं कि कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अब इसमें दिया है कि आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका बताइए कि कंठ हो, महाप्राण भी हो और घोष वर्ण का भी अंतर्गत हो। तो मैंने बता दिया था कि कंठ में, और उसके बाद महाप्राण के अंतर्गत भी मैंने बता दिया हूं, और घोष के अंतर्गत भी अक्षर बता दिए हैं कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को थ्योरी में बताया गया है, लेकिन आप लोग इससे का आंसर बताइए कि कंठ, महाप्राण और घोष व्यंजन के वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो 44 क्वेश्चन नंबर का अभी किसी का तो आंसर नहीं आया है, तो 44 वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। कंठ भी हो तो हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि कंठ भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, क्योंकि ना तो एक कंठ में आएगा ना तो ए आएगा। ए आएगा लेकिन महाप्राण नहीं है, अल्पप्राण है, तो ये भी गा भी गलत है, क्योंकि 44 का कौन सा होगा, घा होगा। 44 में घा होगा, क्योंकि सुरेंद्र प्रताप ने डी दिया है, क्योंकि आप जो डी दिए हैं यह गा कंठ में आएगा लेकिन महाप्राण में नहीं आएगा, क्योंकि यह अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। मैंने महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में मैंने बताया हूं कि अल्पप्राण पहला और तीसरा और पांचवा होता है, और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। आप इसको ध्यान देंगे कि महाप्राण भी और घोष भी पूछा है, क्योंकि आपको तीनों चीजों, जिसमें जिस क्वेश्चन में या ऑप्शन जो है उसमें तीनों चीजों अप्लाई होना चाहिए, ना कि एक चीज अप्लाई हो गया कि महाप्राण है तो उसी को मान लेंगे, या कंठ के। तो हमें ये देखना है कि होश भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और कंठ भी होना चाहिए। जब उस ऑप्शन में अगर तीनों अगर मिल रहे हैं तो उसी को आंसर हम मानेंगे। जैसा कि 44 का पूर्णिमा गौड़ का सी आया है, बहुत सही उनका आया है आंसर। के बाद फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन आघोष है। अब आप लोग इसका आंसर बताइए 45 का, जल्दी से जल्दी। मैं चाहूंगा कि इस 45 वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। व्यंजन में आघोष पूछ रहा, कौन सा व्यंजन आघोष है। आघोष के बारे में मैं बार बार वही दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बताइए इसका आंसर तब। आंसर तब तक आप लोग बताते रहेंगे इसका। 45 वाले क्वेश्चन नंबर का आप लोग आंसर बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आघोष के अंतर्गत आना चाहिए। आघोष में आप लोग जानते होंगे कि पहला और दूसरा होता है वर्ड का। पहला दूसरा देखिए किसमें अप्लाई करके देख लीजिए। 45 का ए पूर्णिमा गौड़, सचिन 45 का ए, बहुत सही। आप सभी को लोग को देख रहा हूं कि आप लोग सचिन का 45 का ए, पूर्णिमा का 45 का ए, बहुत सही। आप लोग सही बता रहे हैं कि इसमें अगर व्यंजन आघोष होगा तो क्या हो आएगा, इसमें खा होगा, क्योंकि पहला और दूसरा आघोष के अंतर्गत आता है, और तीसरा चौथा और पांचवा साघोष या घोष के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो ना तो गा होगा, ना तो जा होगा, ना तो घा होगा। और अमरेंद्र का भी ए आया है, बहुत सही अमरेंद्र जी। तो आप लोग जुड़े हैं, आप लोग का आंसर जो भी आ रहा है बहुत सुंदर आ रहा है, अति उत्तम। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और उसके बाद फिर हम आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। आप लोग बताइए वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। आप लोग इसमें बताइए कि वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप लोग इसके बारे में जानकारी होगा तो इसमें ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। व्यंजन वर्ण कितने हैं तो आप लोग जानते होंगे, ज्यादा
आप लोग जल्द से जल्द अगर आप लोग का आंसर देख लिया जाए। अब उस ये ने बताया, संतोष ये बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे तो उससे आंसर कुछ पता लगेगा किसका ये है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 46 क्वेश्चन वाले में हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, आप लोग बताएंगे। हाँ, अमरेंद्र प्रताप सिंह ने 33 बताए हैं। बहुत सही, अमरेंद्र ने कितने बताए हैं? 33। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। अमरेंद्र ने 33। और किसी का आंसर अभी? सचिन का सी और आशुतोष का सी, सचिन का सी। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग सही आंसर बता रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग आंसर बताइए। पूर्णिमा गौड़ का भी 46 का सी। पूर्णिमा जी, सचिन जी, आशुतोष जी, अमरेंद्र जी, आप लोग जो भी आंसर बता रहे हैं बहुत सही बता रहे हैं। आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए, आप लोग का भविष्य जरूर एक ना एक दिन निखरेगा। तो आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 47 पे आप लोग देखेंगे, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ भी होना चाहिए और अल्पप्राण भी व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? आप लोग से मैं चाहूंगा कि 47 वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। इस 47 वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। 47 का आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग आंसर बताएंगे।